जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र सीरीज में। हम लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। पहले के 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल टोटल 9 चैप्टर कर लिया था। 9वां चैप्टर कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन इसमें हो गया था, कुछ क्वेश्चन बाकी था। तो आज हम लोग यह करने वाले, यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। मैं आपसे बस ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्ज़ाम या बिहार टीचर या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम देने वाला है जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो और आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो। इसके साथ ही हम लोगों ने बिहार स्पेशल का घटना चक्र सीरीज़ किया हुआ, जिसमें बीपीएससी के पूछे हुए आगामी जितने भी सारे वर्ष के बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे हुए थे उसे हम लोगों ने किया था पिछले सीरीज़ में। तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखिए। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और इसे भी आप लोग जरूर देखिए। बस आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक को। तो हम लोगों ने 42 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। यहाँ सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग यहाँ 43 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बस आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। और यह भी ज़रूर लिखिएगा कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम और आपकी मदद कर सकें, जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक मदद कर सकें आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आइए शुरू करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा काकनाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा काकनाम। हमें सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, स्मारक दिया हुआ है या भग्नावशेष दिया हुआ है। तो कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिताराम मठ कुशीनगर हो जाएगा, राणा भार स्तूप सारनाथ हो जाएगा, धमेक स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा, सहेत सहेत सहेत। सी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। यहाँ पे देखिए मिला हुआ है। कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिताराम मठ कुशीनगर हो जाएगा, राणा भार स्तूप सारनाथ हो जाएगा, धमेक स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा सहेत सहेत। अगला है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट देखना है कौन सा कूट सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले 4 नंबर मतलब लुम्बिनी गए, फिर 2 नंबर मतलब कपिल वस्तु गए, फिर 1 नंबर गए, 1 नंबर हो गया गया, फिर 5 नंबर सारनाथ, फिर 3 नंबर कुशीनगर, फिर 6 नंबर श्रावस्ती। तो इस तरह से डी ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 5 3 6। आज अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। अशोक के शिलालेखों या इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहवाजगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहवाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पत्थर के पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो डी ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राज्य देशों को सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राज्य देशों को सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुराधापुरम। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुराधापुरम। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? डी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? डी ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक का अपना शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शिनी। और अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शिनी। अशोक अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तुत स्तंभों के बारे में गलत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना का भाग है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर बढ़िया पॉलिश है, यह बिल्कुल सही। यह अखंड है, यह भी बिल्कुल सही है। स्तंभ का सैफ्ट शुंडाकार है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यह स्थापत्य संरचना का भाग है, यह गलत है। निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प रिल्फ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ रनियो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कंगन हल्ली। निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ रनियो अभिषेक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कल हल्ली। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की के लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की के लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुर्जरा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुर्जरा में। अशोक का रोमनदेही स्तंभ लेख संबंधित है? ये ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। अशोक का रोमनदेही स्तंभ लेख संबंधित है? ये ऑप्शन बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है किया गया कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भबरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भबरू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख या रॉक एडिक्ट में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 13वां शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 13वां शिलालेख के द्वारा। अशोक के नाम अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 12। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 12। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमान्वित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपना संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट, संगम
राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। सी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। टलेमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। टलेमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक का राजनयिक संबंध था, कहाँ का शासक था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5वां। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5वां। अगला, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिलालेखों अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, यह बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है, यह बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन है इसमें। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। फिर से अशोक ने कलिंग में मौर्य साम्राज्य को जोड़ लिया था, यह बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है, यह बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, यह बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, यह बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, यह बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किनके दरबार में आए थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, मेगास्थनीज दूत था किसका, सी ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था किसका, सी ऑप्शन ए ऑप्शन सेल्यूकस का। किस शासक में मेगास्थनीज भारत आया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 7। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो डी सी ऑप्शन हो गया मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, ए ऑप्शन हो जाएगा मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, ए ऑप्शन हो जाएगा मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, सी ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, सी ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा
मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। इंडिका का मूल लेखक है, बी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के मूल लेखक थे, बी ऑप्शन मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। वर्तमान नगरीय प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो सी ऑप्शन होगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें विकास किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी का मतलब संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदू कुश तक साम्राज्य का। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी, संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदू कुश तक साम्राज्य का। भाग एवं बलि थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि क्या थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सीताध्वज। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सीताध्वज। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने के संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समहर्ता। निम्न में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? सी ऑप्शन हो जाएगा मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मार्ग निर्माण। पंकोदक सन्निरोधो मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। बी ऑप्शन हो जाएगा सड़क पर कचरा फेंकने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। बी ऑप्शन सड़क पर कचरा फेंकने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सी ऑप्शन होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सी ऑप्शन होगा तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दो आचार मतलब धर्मस्थीय और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दो और चार मतलब धर्मस्थीय और कंटक शोधन 4। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मागध का। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ों ने। गौड़ के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ों ने। दक्षिण भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके द्वारा पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित या प्रोहिबिट है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा वृत्तीय क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वृत्तीय क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए तो उन्हें के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। पहले आया मेगास्थनीज, फिर आया फाहियान, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आया इत्सिंग।
पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, सेंड्रिकोटस, बिंदुसार हो जाएगा, अमित्रघात, अशोक हो जाएगा, प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। यहाँ पे मिलान किया हुआ है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रिकोटस, बिंदुसार हो जाएगा, अमित्रघात, अशोक हो जाएगा, प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, यह बिल्कुल सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। फिर से देख लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उनसे सिंहासन हथिया लिया, यह बिल्कुल सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला 120वां नंबर प्रश्न, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया हुआ था? ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाएं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, यह बिल्कुल गलत है। बराबर पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं, यह बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं को दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, यह बिल्कुल सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम की आकृत मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परखम। मौर्यकालीन मूर्तियों में मनुभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परखम। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो इसमें देखना है कौन सा मिलान सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, मतलब लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, यह बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट स्मरण ऑफ बुद्धा, यह बिल्कुल सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, यह गलत है। नालंदा हो जाएगा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह बिल्कुल सही है। तो तीसरा नंबर इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है। अगला चैप्टर है मौर्योत्तर काल। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बस यही अनुरोध करूँगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये ऑप्शन होगा स्टैडो द्वितीय। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये ऑप्शन होगा स्टैडो द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकीर्ण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अग्रथोक्लीज। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अग्रथोक्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिलिंद। बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, मिलिंद उनके समकालीन नहीं थे। अगला है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ का रुद्रदमन के।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ का रुद्रदमन के। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्र। कर्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्र। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिला लेते हैं। डेमेट्रियस हो जाएगा हिंद यूनानी, रुद्रदमन हो जाएगा शक, गोंडो फर्निज हो जाएगा पल्लव और बीम हो जाएगा कुषाण। सी ऑप्शन हो गया 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ देख लेते हैं। डेमेट्रियस हो जाएगा हिंद यूनानी, रुद्रदमन हो जाएगा शक, गोंडो फर्निज हो जाएगा पल्लव और बीम हो जाएगा कुषाण। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था? बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था? बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। पश्चिम भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण। पश्चिम भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीम कडफिसस। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कार्तिकेय। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन होगा कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 78 AD। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो डी ऑप्शन हो गया 78 AD में। शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 78 ईस्वी। शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 78 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है वर्षों का? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है वर्षों में? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 135 वर्ष। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुसार है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों पर किस एक के तदनुरूप है? तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च या अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1931। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, मतलब अश्वघोष और वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क का। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क दरबार के संबंध में नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क दरबार से संबंध नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त।
निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सी और डी दोनों हो जाएगा, मतलब चरक और जीवक दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सी और डी दोनों हो जाएगा, चरक और जीवक दोनों। पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अयोध्या लेख में। पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो सी और डी, अयोध्या में। सी अभिलेख मतलब अयोध्या लेख में मिलता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कन्नव। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कन्नव वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन। सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन का। सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पान चाऊ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पान चाऊ। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मौर्य वंश और कुषाण वंश। निम्न में से किस वंश साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मौर्य वंश और कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बी ऑप्शन, कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण काल में। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कुषाण गांधार कला शैली। निम्न युगों में कौन एक सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण गांधार कला शैली। कला की गांधार शैली निम्न राज्य में फली फूली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली निम्न राज्यों में फली फूली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कुषाणों के समय में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, यह बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत, यह भी सही है। सातवाहन स्वर्ण, यह गलत है। कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र, यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। गांधार कला हो जाएगा कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्ने हो जाएगा मीनांडर और तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला लेख हो जाएगा प्रतीक। सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। यहाँ पर मिलान किया हुआ है, देख लेते हैं इसे। गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्ना हो जाएगा मीनांडर और तक्षशिला लेख हो जाएगा प्रतीक। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारत और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गंधार। जो कला शैली भारत और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गंधार। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान या शिफ्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गंधार मूर्ति कला। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान शिफ्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गंधार मूर्ति कला का। प्राचीन कला काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपने अधिकार किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अमरावती में।
निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठान। निम्न शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्न शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ राजवंश और राजधानी, तो आइए देख लेते हैं इसे। शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र, सातवाहन हो जाएगा पैठान, कदम्ब हो जाएगा बनवासी और चंदेल हो जाएगा महोबा। ये ऑप्शन 4, 3, 2, 1 फिर से देखें तो शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र, सातवाहन हो जाएगा पैठान, कदम्ब हो जाएगा बनवासी और चंदेल हो जाएगा महोबा। अगला निम्नलिखित के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। निम्न को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। अगला नीचे दो वक्तव्य दिए गया है जिनमें एक को अभिकथन यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ, आइए से देख लेते हैं। तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसे सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही सत्य है? तो इसमें बी सही होगा, ए और दो दोनों सही है। मतलब सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा का पोषक था, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला को लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक गौतमीपुत्र बिल्कुल सही है। हाथी गुफा खारवेल, यह बिल्कुल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, यह बिल्कुल गलत है। गिरनार रुद्रदमन प्रथम, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। अगला निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इक्ष्वाकु। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? सी ऑप्शन हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख के साथ। निम्न राजाओं में से कौन सा धर्म का संरक्षक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। निम्न राजाओं में से कौन सा धर्म का संरक्षक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ए ऑप्शन हो जाएगा चेदी। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चेदी वंश। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विधि। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक थे, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग चाहे तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, तो आइए इससे भी हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक समाप्त करेंगे। अगर होगा तो आज ही समाप्ति से कर देंगे। गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 319 से लेकर 500 ईस्वी में। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों
का संपादन किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम वासुदेव था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम वासुदेव देवगुप्त था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से प्रसिद्ध है? सी और डी दोनों हो जाएगा अशोक और समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो सी और डी दोनों हो जाएगा अशोक और समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त के। प्राचीन प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस का लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो ए ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो ए ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त की। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, यह बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, यह बिल्कुल गलत है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, यह बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, यह बिल्कुल गलत है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए से देख लेते हैं। धनंजय हो जाएगा, कुस्तलपुर, नीलराज हो जाएगा, अवमुक्त, उग्रसेन हो जाएगा, पलक्का और विष्णु गोपा हो जाएगा कांची। सी ऑप्शन 3 1 4 2 3 1 4 2। यहाँ पर देख लेते हैं, धनंजय हो जाएगा, कुस्तलपुर, नीलराज हो जाएगा, अवमुक्त, उग्रसेन हो जाएगा, पलक्का और विष्णुगुप्त हो जाएगा, विष्णु गोपा हो जाएगा कांची। अगला है, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उत्पन्न प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो बी ऑप्शन आएगा चंद्र। दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में उत्पन्न प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो बी ऑप्शन आएगा चंद्र। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? डी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीतरी स्तंभलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीतरी स्तंभलेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरब आक्रमण। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। रैयत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रैयत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख यह बिल्कुल सही है। पथिक तक्षशिला अभिलेख यह बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा लेख यह बिल्कुल गलत है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख यह बिल्कुल गलत है। अगला सुमेलित करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त हो जाएगा, कुमार देवी, समुद्रगुप्त हो जाएगा, दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा, अनंत देवी। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। यहाँ पे मिलान किया हुआ है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, कुमार देवी, समुद्रगुप्त हो जाएगा, दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा, अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण के रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारी निर्भर हो गए थे किस पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ताम्रलिप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं ऊपर। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के ईस्ट उत्कृष्ट आरंभिक समुद्र के इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था हो सकती है? तो इसी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री यात्राओं में को सुगम बना दिया था। फिर से, भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्रिक इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्यवस्था या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। 33वां नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी या संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखना कौन सा कथन सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी 2 और 3 इसमें सही, 1 नंबर गलत है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था, यह बिल्कुल गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था, यह बिल्कुल सही है। श्रेणी का अपना सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अगला, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधाओं के बारे में। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्विसंधाओं के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इस चीज़ से विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। प्रथम शती ईस्वी ने विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था, यह बिल्कुल सही है।
तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, यह बिल्कुल गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था, यह बिल्कुल सही है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। फिर से देखते हैं, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, यह बिल्कुल सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, यह बिल्कुल गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था, यह बिल्कुल सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित था कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा छपनक। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा छपनक। कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है क्या, तो बी ऑप्शन दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। गुप्तकालीन में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिला लेते हैं। अशोक हो जाएगा प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त हो जाएगा पराक्रमन, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त हो जाएगा क्रमादित्य। सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। यहाँ पर मिलान किया हुआ, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त हो जाएगा पराक्रमक, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त हो जाएगा क्रमादित्य। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश। प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो सी ऑप्शन होगा 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो सी ऑप्शन होगा 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, तो बी ऑप्शन होगा उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिना जोती गई जंगली भूमि। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमि माप। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमाप। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी,
तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहों के यंत्रों या उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहों के यंत्रों और उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। तोरमान किस जातीय दल का था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हून। तोरमान किस जातीय दल का था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हून। निम्न में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यशोधर्मन। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यशोधर्मन। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुंग युन। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुंग युन। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी कब? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें देखना कौन सा सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते हैं? यह बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितान केंद्रीय था? यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तृत किया? यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है। फिर से गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते हैं? यह बिल्कुल सही है। और उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तृत किया? यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है इसमें। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम या विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। अगला प्रश्न है 72 नंबर। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई पुस्तक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कपिल का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कपिल द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बी हो जाएगा केवल 2। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास में के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल बी हो जाएगा। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन कारण वाला दिया हुआ है। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं? यह बिल्कुल सही है। और कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए ऑप्शन पतंजलि। योग के आविष्कारक थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। योग के आविष्कारक थे? सी ऑप्शन पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुस्मृति। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामायिक थे? सी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामायिक थे किसके? तो सी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग के।
नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संपादक कौन थे? तो बी और डी दोनों हो जाएगा, मतलब गंगेश और उदयन। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बी और डी दोनों हो जाएगा, गंगेश और उदयन। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवन जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यह युक्ति किसकी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चारवाकों की। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चारवाकों की। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चारवाक। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चारवाक। अधोलिखित में कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? सी ऑप्शन हो जाएगा, काम। अधोलिखित में कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, काम। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लोकायत प्रणाली भी कहती है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, ए ऑप्शन लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतम ने। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो भी होगा वो 89 प्रश्न शुरू होगा। 88 प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम या यूपी पीसीएस या झारखंड या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमें आप इतने किससे लाभान्वित हुए, और यही बताएं कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।